A few moments later. आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल चैनल पर। तो आज जो हमारा टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो। सबसे पहले हमें यही जानना है कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट स्केल को हम देखते हैं। तो केल्विन स्केल इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल हम उसको कहते हैं, जो केल्विन स्केल है उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। जीरो केल्विन इज टर्म्ड एज द एब्सोल्यूट जीरो। जब केल्विन जीरो हो जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे। एट द एब्सोल्यूट जीरो द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम सीज्ड एंड फिनिश्ड। जो है एब्सोल्यूट जीरो पर जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी जो मोशन होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लिक्विड में और सॉल्ट में। ठीक है, तो एट द एब्सोल्यूट जीरो द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल बिकम सेल, या खत्म हो जाती है। ठीक है, उसकी मोशन जो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, किस पर, जीरो केल्विन पर। उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो, जीरो केल्विन से पर एब्सोल्यूट उसी को हम जीरो ही कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो में उसको कहते हैं, इस पर जीरो केल्विन हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सेल्सियस कितना होगा, सेल्सियस -273। ठीक है, 73 जो होगा नेगेटिव की वैल्यू जो उसको हम क्या कहें, 273 नेगेटिव, उसको हम क्या कहें, सेल्सियस कहेंगे। ठीक है, सेल्सियस जो है, जीरो सेल्सियस कब होता है, जब पॉजिटिव 273 केल्विन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, जीरो सेल्सियस। ठीक है, और फारेनहाइट जो है -469.67 से जो है केल्विन पर क्या होता है, फारेनहाइट जो जीरो केल्विन जो होता है उसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। और फारेनहाइट पर कितना केल्विन जो है जो केल्विन की जो जीरो है उसकी फारेनहाइट की जो है वैल्यू कितनी होगी, तो -469.67 फारेनहाइट पर जीरो केल्विन होगा। ठीक है, तो केल्विन को हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो के इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस में 273 सेल्सियस का हम पुट करेंगे, सेल्सियस जो हमें मिला होगा। ठीक है, वो प्लस करेंगे 273 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, केल्विन मिलेगा। ठीक है, जब हम सेल्सियस फाइंड करेंगे तो केल्विन से -273 करेंगे तो हम क्या मिलेगा, सेल्सियस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो। अब देखिए वाई एक्सिस पर क्या है, वॉल्यूम है, और एक्स एक्सिस पर क्या है, टेम्परेचर है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, जो वॉल्यूम है वो जो है उसकी वो जो जीरो टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, क्या है, इक्वली है। ठीक है, उसकी जो है कंडीशन है वो ना ये जो है इंक्रीज है ना ही डिक्रीज है। ठीक है, उसकी कंडीशन जो सेम ही है। ठीक है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम की जो है कंडीशन चेंज हो जाएगी और इसका जो वॉल्यूम है जो इंक्रीज होगा। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए टेम्परेचर हम जैसे ही डिक्रीज करते जा रहे हैं, टेम्परेचर को जैसे हम डिक्रीज करते जाते हैं, जो वॉल्यूम देखिए डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एट द -273 सेल्सियस पर वॉल्यूम जीरो हो गया है। ठीक है, नेग्लिएबल जिसको हम कह सकते हैं या जीरो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो करती है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो यही है एब्सोल्यूट स्केल या ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, यही है। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो सिर्फ आइडियल केस पर ही एप्लीकेबल है। ठीक है, ना ही रियल केस पर है। अब देखिए रियल केस है जो -273 तक
सेल्सियस तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि उससे पहले ही उसका जो है मोशन होती है मॉलिक्यूल्स की वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ आइडियल केस ही पर applicable है। Avogadro's law. The Avogadro's law deals with the relationship between the volume versus number of moles. जो एवागाड्रो लॉ है ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ मोल। देखिए स्टेटमेंट इसकी हम देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रखेंगे तो वॉल्यूम है जो वो इंक्रीज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? नंबर ऑफ मोल से। जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे या जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इसके हम इक्वेशन को देखते हैं। द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये साइन है जब रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? v इज इक्वल टू के एम। ठीक है, जो के क्या है? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू के एम। एम क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो जब हम के को यहाँ के की जब वैल्यू निकालेंगे तो अब देखिए यहाँ पर क्या है? m मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो k इज इक्वल टू v डिवाइड बाय m, वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। जब हम इनिशियल इसका फाइंड करेंगे और फाइनल फाइंड करेंगे तो मेन इक्वेशन हमें क्या मिलेगी? तो फॉर इनिशियल k इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाय m1 फॉर एंड फाइनल्स k इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाय m2। ठीक है, तो हम v1 जब हम इस दोनों इक्वेशन इनिशियल और फाइनल को कंबाइन करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी v1 डिवाइड बाय m1 इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाय m2। v1 डिवाइड बाय m1 इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाय m2। ये इसकी क्या है? मेन इक्वेशन है। ये है एवागाड्रो's लॉ। एवागाड्रो's लॉ is directly related the volume of the gas is directly related with the number of moles, that's called Avogadro's law। ठीक है।